हेलो एवरीवन, हम इलेक्ट्रॉन की एड्रेसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, जो हमें क्वांटम नंबर से पता चलता आ रहा है। और वो हम n+l रूल के बेसिस पे हमने लास्ट में देखा किसका घर पहले होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। मतलब मेरे को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी आ गई। ठीक है, अब उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट तो कर दी है, लेकिन अब उसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा, वो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। किसमें होती है इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, वो हम देखते हैं। क्योंकि हमारे पास में हमने एक चीज पढ़ी अभी तक, हमारा कोई भी एक एटम होता है, उस एटम के अंदर शेल होती है, उस शेल के अंदर सब शेल होती है, और इस सब शेल के भी अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्बिटल होता है। अब एटम, सेल, सबशेल और ऑर्बिटल, ये दोनों के दोनों तो हमें एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, जो एनर्जी होगी वो एनर्जी लेवल क्या होगा उसके बारे में, जहां पे हमने कंप्लीट डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब सबशेल के भी अंदर ऑर्बिटल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उसको मेंशन करते हैं। हमारे पास में सबसे पहली चीज तो ये है कि सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। भाई मान लो मेरे पास में एक सबशेल है, कौन सी सबशेल है, एस सबशेल है, उसके बाद पी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। मेरी इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो मैं कहूंगा एस जो सबशेल है उसमें एक ऑर्बिटल होगा, पी में 3 ऑर्बिटल होंगे, डी में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। हम इनको ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये अगर यदि हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोले तो हम इनको एक डब्बा भी बोल सकते हैं। भाई इसमें एक डब्बा, इसमें 3 डब्बे, इसमें 5 डब्बे, और नीचे वाले में 7 डब्बे। ठीक है, हम इस तरीके से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में यहां पे ऑर्बिटल हो गए, इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम एक चीज और जानते हैं, जो हमें पता है वो ये है कि एक ऑर्बिटल में या हम कह सकते हैं एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो एस सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दैट इज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी में कितने हुए, 5 × 2 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक यहां तक सभी को ये बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गए होंगे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम आ सकते हैं। डी में 10 आ सकते हैं, और मैक्सिमम एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे करें, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सेल को, सबशेल को, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं n, दैट इज l, दैट इज x। मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और x मुझे इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सेल में, सेल के सबशेल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी हिसाब से हम बता देंगे कि कौन सी सेल में, किस सबशेल में और किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, हम उसका कंप्लीट एड्रेस बता सकते हैं। और इस कंप्लीट एड्रेस को बताने को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े ध्यान से समझने, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पूरा टॉपिक, या हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री का पूरा बेसिक चल रहा है, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल देते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे कैसे, इनकी फीलिंग कैसे करें। इलेक्ट्रॉन के बारे में ये तो पता चल गया मुझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, लेकिन इसको भरे कैसे, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे। ठीक है, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहां पे 3 साइंटिस्ट आते हैं,
जो अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं और जो कि तीनों को मिलाते हैं, तो मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ठीक है, सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है, क्या बताते हैं, क्या चीज एक्सप्लेन करते हैं ऑफबाउ, उस चीज को समझते हैं। उन्होंने एक चीज सोची, उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी और उन्होंने एक चीज कॉमन लाइफ में देखी। उन्होंने क्या देखा, मान लो मुझे छत पे जाना है, ठीक है, स्टेयर्स है। उन्होंने एक चीज पूछी कि आप एक बात बताओ, अगर यदि आप छत पे जाना चाहते हो तो आप कहां से चढ़ के जाओगे? आप पहले नीचे वाली सीढ़ी पे, उससे ऊपर ऐसे चढ़ोगे, आप यहां से इस तरीके से जाओगे, या फिर आप सीधा ही ऊपर पहुंच जाओगे? आप भाई सीधा, यहां पे छत है, आप सीधा छलांग लगाओगे, यहां पे पहुंच जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहां पे गए, उसके बाद यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर यहां पे गए, फिर आप छत पे पहुंचोगे। मतलब आप पहले लोअर एनर्जी पे जाओगे, उसके बाद आप हायर पे, और फिर हायर पे, एंड देन टॉप मोस्ट हायर पे पहुंचोगे। यहां पे उनकी एक बात बहुत अच्छी समझ में आई, और वो समझ में किस तरीके से आई, क्योंकि उनकी ये जो बात थी वो सीधी सीधी N+L रूल से ही रिलेट हो रही थी। N+L रूल से रिलेट हो रही थी, बिल्कुल N+L रूल से रिलेट हो रही थी। उन्होंने बोला कि हमारे पास में N+L रूल को लिखना देखो, आप क्या कहते हो, हम इस तरीके से लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर उसके बाद 4s 4p 4d एंड 4f, दैट इज 5s 5p 5d एंड 5f। हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भर रहे हैं, हम इसको इस तरीके से तो भर रहे हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, पहले हमने एनर्जी देखा था, तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे, क्योंकि सबसे लोअर एनर्जी किसकी होती है, वो इसी की तो होती है, सबसे लोअर एनर्जी इसी की होती है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 1s ये लिख दिया। उसके बाद हम किसको काटेंगे, 2s पे आए, तो उसके बाद एनर्जी होती है 2s की, उसके बाद 2s की होती है, उसके बाद किसकी होती है, 2p की और 3s की, उसके बाद होती है 2p, फिर उसके बाद 3s। मतलब इस तरीके से हम एनर्जी लेवल पे बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, N+L रूल नहीं देखा है, तो प्लीज जाके एक बार देख ले, क्योंकि वहां से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे को ये चीज तो लिखनी आ गई, बहुत आराम से लिखनी आ गई। अब मैंने एक चीज और देखी, और वो क्या, कि जो सबशेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने भर सकते हैं भाई, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एस में 2 पी में 6, एस में 2 पी में 6, डी में 10, 2 6 10 14, 2 6 10 14, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो उनका कहना यह था कि आप जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन भरोगे किसमें, तो हम कहेंगे सबसे लोअर एनर्जी जो होगी हम उससे लोअर एनर्जी में भरेंगे, और लोअर एनर्जी में आप भरते जाओ, आपके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसको उससे हायर, और फिर आप फाइनली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल कर दो। कैसे, जैसे मान लो सपोज करो हमने कहा यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लिया, सबसे पहले हम एटम लेते हैं हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, दैट इज 1, हम यही कहते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जब ये न्यूट्रल स्टेट में है, तो न्यूट्रल स्टेट में तो किसी भी एटम में कोई भी एलिमेंट होगा, जब वो न्यूट्रल स्टेट में होगा तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो होंगे उसके जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके बराबर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो मैंने कहा इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे भरा जाएगा सबसे पहले, तो हम कहेंगे जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है, लोअर एनर्जी कौन से है, दैट इज 1s। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे भरा जाएगा, 1s में। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, तो हम कह देंगे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमने यहां पे दिखा दिया इसको 1s1। बात क्लियर हो गई, तो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन इसको यहां पे दिखा दिया। ठीक है, यहां पे ये बात हुई, बहुत अच्छी बात थी। दूसरा जैसे मेरे पास में आया कि भाई हीलियम के लिए भरो, तो उन्होंने कहा हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉन है वो कितने आएंगे, हीलियम के लिए हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, तो उसको हम लिख देंगे 1s। भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है भाई। इसके आगे मेरे पास में 2s भी लिखा हो सकता है, 2p भी लिखा हो सकता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ही एक है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे, और आगे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया। आगे आगे तो 0 है सब कुछ, चाहे इनको लिखो चाहे ना लिखो कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद हम चले हीलियम पे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे, 1s। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो मैं यहां पे 1s दैट इज 2, ये हो गया। आगे चलो एक स्टेप और चलते हैं, हीलियम के बाद में लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, दैट इज 3 है। आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक फिल करने की कोशिश करो, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो मेरे पास में 1s खत्म हो गया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, क्योंकि s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। अब मेरे पास में टोटल कितने हैं, 3 है, आए कितने, 2, कितने बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। 1 इलेक्ट्रॉन जब बचा है तो हम यहां पे तो खत्म कर चुके हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं, 2s पे आ गए, अरे वाह, s ऑर्बिटल आगे भी तो पड़ा हुआ है, तो 2s लिख दिया। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मेरे पास कितने हो गए, 2 + 1 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो मेरे को पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है। इस तरीके से इंडिकेट करना, इस तरीके से मुझे मेंशन करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात थी, एकदम अच्छी बात थी। उन्होंने बोला हम इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपको बोल दिया नाइट्रोजन ले लो, कार्बन ले लो, कार्बन के बारे में जानते हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, 6 उसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 6 एटॉमिक नंबर है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, हम तो न्यूट्रल की बात करें ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने, तो इसका मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं भाई 1s। मैं इसको लिख लेता हूं 1s 2s 2p, क्योंकि मैंने एक एनर्जी लेवल बनाया हुआ है, 1s फिर उसके बाद 2s फिर उसके बाद 2p फिर 3s, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है, यहां तक लिख दिया। क्योंकि मेरे को तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं भाई। 6 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 1s में आएंगे, s ऑर्बिटल केवल 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 खत्म हो गए, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 के लिए और आगे चलते हैं, s ऑर्बिटल फिर आ गया, तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, तो 2 + 2 4 हो गए, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। p ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें तो भरने कितने, सिर्फ 2 ही भरने हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो बोले ठीक है आप इसमें भर दो, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिए, मेरे पास में खत्म हो गया, 2 + 2 + 6, तो मतलब मेरे पास में ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भर दिए। क्या यहां पे कुछ आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हटा दो, तो मेरे पास यहां पे लिख दिया 1s2 2s2 2p2, बिल्कुल सिंपल। तो हम इसको सिंपल कह सकते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, ये इसका ग्राउंड स्टेट है जिसको हम सोच के चल रहे हैं, ऐसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे होगी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट नहीं बचा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, जैसे मान लो सपोज करो आपने कहा सोडियम के लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रहे हैं। जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम लिख दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, तो हमने कहा उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो उसका 11 होता है, और 11 होता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। आगे चल लेते, कोई बात नहीं, लिख लिया, क्या हो गया, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करते हैं। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद 2 s ऑर्बिटल फिर आ गया, तो उसमें 2, p में 6, कितने हो गए टोटल, देखो 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 3s1 में। क्या p में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हटा दो, तो मेरे पास में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सोडियम की, वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s1। एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर है।
चलो ठीक है, यहां पे तो मेरे पास में ये बोल दिया कि भाई ऑफ अबाउ प्रिंसिपल ने तो ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने ये पूछा कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो भर रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताओ, हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े n, l, m और s, क्या उनका कोई रोल चल रहा है क्या? हम उसको ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में कैसे फिल करें? बात तो ये आती है, क्योंकि हमें तो ऑर्बिटल का मतलब क्या है, हमें तो ये डब्बे भरने, भाई हमें तो डब्बे दिख रहे हैं ना, इन डब्बों में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, किस तरीके से भरेंगे? हमें ये जो स्पिन वर्ड पढ़ रहे हैं इसका यूज बताओ। बोले ये बात बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है, स्पिन किस तरीके से आएगा, किस तरीके से हम मेंशन करें, उस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास यहां से दूसरे साइंटिस्ट आए एक, जो इस पे काम कर रहे थे, उनका नाम था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, पाउली नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने ये बोला, भाई आप सपोज करो धरती पे बहुत सारे आदमी हैं, वहाँ पे जेंट्स भी हैं, फीमेल भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है। आप एक चीज़ सोच के देखो, सभी के पास में 2 आंखें हैं, सभी के पास में एक नाक है, सभी के पास एक हेड है, 2 कान है, एक मुंह है, ठीक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सभी के पास सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो उनके पास में जो सोचने की जो थिंकिंग है, या हम कह सकते हैं उन सभी में डीएनए सेम है क्या? तो हम कहेंगे किसी में भी डीएनए सेम नहीं है, डीएनए डिफरेंट है। मतलब एक चीज देखो, एक चीज नोटिस करने वाली है, यहां पे सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज या प्रॉपर्टीज है वो सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिर भी उनमें एक कैरेक्टर ऐसा है जो उनको डिफरेंट बना रहे हैं, एक कैरेक्टर ऐसा है जो उनको डिफरेंट बना रहा है, दूसरों से अलग बना रहा है। यही सिमिलर पोजीशन उन्होंने एटम के लिए बोली। उन्होंने कहा अगर यदि हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना, एक एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे ऑल क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, उसके सेम नहीं होंगे। क्या बात बोली, दोबारा से सुन लेना। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 मान लेते क्योंकि सबसे छोटा नंबर यही है। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके तो क्या दूसरों से कंपैरिजन तो तभी होगा ना जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उन्होंने बोला अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसमें ध्यान देना कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन पहले वाले, जैसे मान लो सपोज करो मेरा जो एड्रेस है और अगर मेरे फ्रेंड का जो एड्रेस है, मेरे दोनों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। हाँ वो बात अलग है, हाउस नंबर मे बी हमारी डिस्ट्रिक्ट सेम हो सकते हैं, मे बी हमारा विलेज सेम हो सकता है, मे बी हमारी गली नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन हाउस नंबर डिफरेंट होगा। मेरी पोजीशन को कौन बताएगा, वो एग्जैक्ट पोजीशन कहां से मेंशन होगी, वो यहां से बोलते हैं कि एक एटम में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी सिमिलर क्वांटम नंबर नहीं रख सकते, मतलब उनकी सभी के सभी क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। चलो इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला SPDF जो मेरी सबशेल्स हैं, उसमें मेरे पास में N, L, M और S, मेरे 4 क्वांटम नंबर ये हैं। ये चारों के चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते। किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी ये प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। जैसे मान लो सपोज करो हम यहां पे कह रहे हैं, मैंने कहा हीलियम, मैंने यहां पे कहा हीलियम लिख दिया। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, ठीक है, 1s2 है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन में 1s1 है, 1s1 है। यहां पे अगर मैंने बात की n की वैल्यू कितनी, तो मैं कहूंगा n1 है। यहां पे l की वैल्यू कितनी, s है, s के लिए 0 होगी, ठीक है। m कितना है, m कितना है, तो हम कहेंगे अगर मैं ऑर्बिटल देखूं तो s ऑर्बिटल 1 होता है तो m की वैल्यू 0 है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -L2 + L हो सकती है, और -L तो ऑलरेडी 0 है तो 0 to 0 हो सकती है, ठीक है।
एस की वैल्यू कितनी होगी? एस की वैल्यू कितनी होगी भाई? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने बोला है या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने का मतलब या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम डाउनवर्ड दिखाते हैं, डाउनवर्ड दिखाते हैं। अगर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूं, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। दैट मीन्स इसके लिए वैल्यू हो गई एस की वैल्यू प्लस हाफ हो गई, बिल्कुल हो गई, प्लस हाफ वैल्यू होगी। लेकिन अगर यदि मैं इसी को दूसरी कंडीशन में मेंशन करने की कोशिश करूं 1s2, भाई इसी में मैंने 1s2 लिख दिया, 1s2 इसके लिए लिख दिया, 1s2 लिख दिया। जैसे मैं इसके लिए लिखूंगा तो n की वैल्यू दैट इज 1, n की वैल्यू तो 1 है, l की वैल्यू मेरे पास में 0 है, s की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू कितनी होगी? वो 0 होगी, m 0 है, बिल्कुल 0 है। लेकिन अब देखो s की वैल्यू, भाई मैंने कहा एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, बिल्कुल करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। s ऑर्बिटल एक होगा, एक ऑर्बिटल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरा हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यदि पहला इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है और उन्होंने क्या बोला? एस की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे एस की वैल्यू होगी -हाफ। यहाँ पे कितनी वैल्यू है? एस की वैल्यू कितनी होगी भाई? -हाफ प्लस हाफ, या हम ये कह सकते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ, दोनों को हम जोड़ेंगे तो टोटल स्पिन कितनी होगी? 0 हो गई, 0 हो गई। बात क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास ध्यान दीजिए, और वो क्या या तो मेरे पास इसकी प्लस हाफ हो सकती है या माइनस हाफ हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है एस की वैल्यू 0। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है? देखो यहाँ पे ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, लेकिन ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट। मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते टाइम में हमें एक चीज ध्यान देनी होगी कि उसमें एक क्वांटम नंबर, एक एटलीस्ट एक, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, चारों के चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक तो हमेशा हमेशा डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है चारों के चारों सेम कभी नहीं होंगे, कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है, जो इसको डिफरेंट बनाता है और जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। अगर मुझे यहां पे बोल दिया 1s2, इसका मतलब क्या हुआ? 1s मतलब मेरा फर्स्ट सेल का s सब शेल में, फर्स्ट सेल के s सब शेल में उसका ऑर्बिटल कौन सा है? ऑर्बिटल है 0 मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर मैंने यहां पे लिखा है -हाफ स्पिन दैट इज -1/2 तो मैं कहूंगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सकती है, एग्जैक्ट लोकेशन। ये बात उनकी सेटिस्फाई करती है और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। बोले बताओ कैसे? आप एक्सप्लेन करके दिखाओ, हमें एक्सप्लेन करो किस तरीके से ये चीज फॉलो होगी। तो उन्होंने कहा देखो समझने की कोशिश करना। बोले आप हाइड्रोजन लिख रहे हो? बोले लिख रहे हैं। आपने लिखा 1s1, बिल्कुल ये अल्फाबा ने पीछे एक्सप्लेन किया था कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हैं 1s1। हम s ऑर्बिटल के लिए डब्बा बनाए तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो वो मे बी वो क्लॉकवाइज आ सकता है, मे बी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम हमेशा पहले क्लॉकवाइज दिखाएंगे, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। बात क्लियर है? चलो, तो हाइड्रोजन के लिए हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आ गया कि 1s ऑर्बिटल और उसमें इलेक्ट्रॉन है वो अपर डायरेक्शन में है, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। उसके बाद हम जैसे आए हीलियम पे, हाइड्रोजन के बाद हीलियम था, वहां पे हमने बोला 1s2। बहुत अच्छे तरीके से उनकी बात समझ में आई कि अगर यदि क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं तो वो एक क्लॉकवाइज में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, और 1s2 मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल हमें समझ में आया, बिल्कुल आराम से समझ में आया। ये चीज़ हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के लिए बात कर रहे हैं, बेरिलियम के लिए बात कर रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम तरीके से बनेगा कि यहाँ पे 1s2 1s2 2s2 2s1 2s1। तो इसके लिए क्या होगा? 1s दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो पूरी तरीके से भरा हुआ, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आते हैं, यहां पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन।
इस तरीके से आ गया। जब हम यहां पे आए तो यहां पे देखा हमने 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी दोनों भर गए 1s2 2s2, बिल्कुल ठीक था। यहां तक हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही थी, बिल्कुल अच्छे से हम क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इससे आगे बढ़े, आगे बढ़ने का मतलब क्या है, जब हम बेरिलियम के बाद में बोरोन पे आए, बोरोन पे आए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p1, बिल्कुल 1 लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल, क्योंकि इसके बाद तो p ऑर्बिटल आएगा, आप बना के देख सकते हो, p ऑर्बिटल आएगा तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आया, इतनी बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें जो एक्सप्लेन कर रहा था वो समझ में आ रहा था। लेकिन जैसे हम एक स्टेप और बढ़े आगे, एक स्टेप और बढ़े, कहां पे गए, बोरोन के बाद कार्बन पे गए। कार्बन पे जाते ही देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मेंशन हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 है। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2, बिल्कुल 2 लिखो। इसके लिए भरना स्टार्ट किया 1 2, क्योंकि ये मेरा 1s2 है, ये मेरा 2s2 है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसा, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसा, ऐसा ही है। p को बनाते हैं, p ऑर्बिटल में यहां पे आ गए 1 2 आ गए। अब यहां पे मेंशन करो, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पहला यहां पे आ गया, बिल्कुल पहला यहां पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, कहां पे आएगा भाई, एक घर में 3 रूम है और 3 रूम्स में 2 जनों को फिट करना है, 2 जनों को। अब या तो वो दोनों के दोनों यहां आ सकते हैं, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं, या फिर वो कह दे मैं इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आऊंगा, मैं तो यहां आऊंगा, मैं तो यहां आऊंगा, मैं तो नहीं सो रहा भाई तेरे साथ में, मेरे को नहीं रहना, मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं, मैं तेरे रूम में क्यों जाऊं। सिंपल सी बात है, आगे वाला मना कर दे भाई मेरे को तेरे रूम में नहीं जाना है, नहीं जाना है तो भाई तू दूसरे में चले जा, दूसरे में चले जाओ, या फिर ये कह दे मैं तो इसमें नहीं, मैं तो इसमें सोऊंगा। बात क्लियर है। बहुत बड़ा डाउट आ गया, और वो डाउट क्या आ गया, अगर मेरे पास में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक होता है तो वो तो कहीं भी चला जाए, यहां चला जाए, यहां चला जाए, यहां चला जाए, सभी की एनर्जी बराबर है। लेकिन बात यहां आ गई, अगर यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक सेल में आ सकते हैं या एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं, या फिर वो डिफरेंट में आएंगे, यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया, ये कंफ्यूजन आ गया। इसको पॉलिस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे कि इलेक्ट्रॉन कहां भरे। इलेक्ट्रॉन हमने तो भर दिया, हमने ऑफ अबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से 1s2 2s2 2p लिख दिया, लेकिन हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे डालें भाई। यहां भी अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां पे यहां पे यहां पे, अगर मैं यहां देखूं तो s की वैल्यू, n की, पहले मैं n देखता हूं, n की वैल्यू देखता हूं भाई 2p2 है, 2p2 है, तो मैंने यहां इलेक्ट्रॉन डाला, यहां पे इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो क्या आएगा 2, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू दैट इज -1 0 +1, यही होगी, यही होगी। s की वैल्यू देखो, s की वैल्यू क्या आएगी भाई, अगर मेरा मान लो इस डायरेक्शन में है तो मेरा या तो ये आएगा 1/2, भाई मैं पहले एक इलेक्ट्रॉन को भर रहा हूं तो इसके लिए तो ये वैल्यू होगी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है मेरे को इसी में 2p1, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं 2p1 के लिए, यहां लिख रहा हूं मैं 2p2 के लिए, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, तो p है तो 1 ही होगी, m की वैल्यू दैट इज -1 0 +1, कोई सी भी हो सकती है इसमें से कोई सी वैल्यू हो सकती है। s की वैल्यू क्या होगी, या तो s की वैल्यू +½ -½ दोनों जुड़ के 0 बन जाए, या तो 0 बन जाए, या फिर मेरे पास यहां भी -½ या +½ ये भी +½ तो मैं कह दूं यहां पे +1 है। देखो डिफरेंट वैल्यूज तो हो रही है ना, वैल्यूज तो डिफरेंट है, आपके हिसाब से तो दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कौन सा पहले आएगा। हर जगह पे वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन पहले कौन सा आएगा, किसको भरे, तो इसका कंफ्यूजन दूर करने। तो उसके बाद हमारे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हंट्स रूल, जिन्होंने अपना एक रूल दिया। हंट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना रूल दिया, हंट्स रूल।
उन्होंने बहुत ही कमाल की बात बोली और बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी किसी भी ऑर्बिटल में। हम ऐसा नहीं है रैंडमली मन में आया कुछ भी भर दिया। जैसे मान लो सपोज करो अगर यदि मेरे पास में कोई भी एक रूम है, ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल को समझ गए तो बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते हो आपको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी आ गई। क्या आई? उन्होंने बोला कि अगर यदि मेरे को इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करनी है, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी घर है, मेरे पास में मैं बेड लेके आया, मार्केट से बेड लेके आया, मेरे पास एक अलमारी लेके आया, मैं एक ड्रेसिंग रूम लेके आया, ड्रेसिंग टेबल लेके आया और बहुत सारी चीज़ें लेके आया। मुझे इसको इस रूम में फिट करना है। कैसे डालूंगा भाई? मैं या तो मेरे पास कंडीशन है कि मैं बेड डाल दूँ, उसके ऊपर मैं अलमारी डाल दूँ। भाई एक कोने पे अलमारी रखी रहेगी, क्या जा रहा है मेरे को? मैं ऐसा थोड़ी है मैं पूरे बेड पे सोऊंगा। तो मैंने एक साइड में मैंने अलमारी डाल दी, उसके ऊपर मैंने ड्रेसिंग डाल दी, उसी के ऊपर मैंने और भी चीज़ लेके आया, मैं यहाँ पे रखा जाऊँ। भाई इस रूम का मैं क्या करूँगा ये तो बताओ। ये जो रूम बचा हुआ है जो खाली पड़ा है इसका क्या करोगे आप? क्या करोगे? इसमें किसी को किराया दोगे? तो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि आप जब भी किसी भी एलिमेंट में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो, तो आप कभी भी ऐसा मत करिए। कैसा? इस तरीके से मत भरो कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो आप उसको इस तरीके से मत भरो। नहीं भर सकते आप। पहली कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर सकते हो कि आप एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ नहीं भर सकते हो। पहली चीज तो उन्होंने ये बोली। दूसरी चीज ये बोली कभी भी इलेक्ट्रॉन एक साथ में यूं भी नहीं है कि यहां डाल दिया दूसरा यहां डाल दो। आप ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ के दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं है। आप उसको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भरो। और किस तरीके से भर सकते हो आप? इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई एक के बाद इसको इस तरीके से स्पिन में ऐसे डाल दो, इस तरीके से नहीं डाल सकते। ये सब गलत पैटर्न है। आप इसको किस तरीके से भरोगे उसको समझने के लिए उन्होंने एक और तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जब भी मेरे पास में कोई भी ऑर्बिटल होगा तो उसमें आप एक काम कर सकते हो। मैं एक पी ऑर्बिटल के लिए बना रहा हूँ, एक डी ऑर्बिटल के लिए बना रहा हूँ। दोनों के लिए आप अच्छे से समझ जाओगे, समझना है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास में पी ऑर्बिटल है तो आप एक बात ध्यान से देखो, जब ये सारा ऑर्बिटल खाली पड़ा है तो आप इसमें क्या करो, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरिए। जैसे मान लो मेरे पास में एक रूम है, 4-5 रूम है और 4-5 रूम में मैं पहले हर रूम में एक करके हर रूम में बंदे एडजस्ट करूंगा। एक रूम में इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया, एक इसमें डाल दिया। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर मेरे पास डी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल के लिए था, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां डाल दो, चौथा यहां डाल दो, पांचवा यहां डाल दो। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, अगर यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्लॉकवाइज में ही चलना। ऐसा नहीं है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, नहीं, क्लॉकवाइज में चलेगा। तो क्लॉकवाइज में चल रहे हो तो क्लॉकवाइज में ही चलो। ठीक है, आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। पहले आप इलेक्ट्रॉन को जब आपके पूरी तरीके से सभी को सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरिए। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, पी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6। यहां पे कितने आए? 3। यहां पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। क्या मेरा कोई भी रूम खाली है? तो मैं कहूंगा नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास में ये सारे के सारे भरे हुए हैं। भाई इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो आधा भरा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल फीलिंग है। बात क्लियर है? हाफ फील्ड है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये हाफ फील्ड है? बिल्कुल ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड ही है। ठीक है, दोनों हाफ फील्ड है। मतलब अगर यदि किसी भी ऑर्बिटल में आप एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर देते हो और वो सारा कंप्लीट भर जाता है एक इलेक्ट्रॉन से, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे हाफ फील्ड कंडीशन। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात हमने बोल दी। उसके बाद अगर मेरे पास और इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर मैं पेयर करवाना स्टार्ट करूंगा। और वो पेयरिंग भी हमेशा कैसी होगी? वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन से वो इलेक्ट्रॉन हमने पहले भरे थे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मेरी वो दूसरी फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो मैं उसको भरूंगा अपोजिट इस तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से बात बताई, बहुत बढ़िया तरीके की बात उन्होंने एक्सप्लेन की, समझाई। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरती है। बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आए। अब यहाँ पे देखो, क्या इसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते। क्या ये फुली फील्ड है? तो हम कहेंगे ये जो कंडीशन है ये होगी फुली फील्ड कंडीशन, फुली फील्ड ऑर्बिटल। ये कैसा है? ये भी फुली फील्ड ऑर्बिटल है। तो जैसे ये फुली फील्ड हुआ
तो यहाँ से एक और नई बात बोल दी कि अगर यदि मान लो सपोज करो आप पढ़ने लग रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हो। भैया आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो कि मेरे को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं अपनी लाइफ को स्टेबल कर लूँगा। उसी तरीके से अगर यदि ये हाफ फील्ड है, ये फुली फील्ड है, तो आपका जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑर्बिटल होगा वो स्टेबल होगा। और जैसे वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं, उतनी ही आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी और वो लिखने में हमें बहुत आसान होगी। तो यहां से बोला कि हम कभी भी जो अरेंजमेंट करेंगे ना, आप देख सकते हो भाई ये सिमेट्रिकल है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करेंगे। हम कभी भी इसको अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो ये तो अनसिमेट्रिकल ही है, तो हम इसको सिमेट्रिकल, आप ये वर्ड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, जिसको हम आगे चल के अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से मेंशन करते हैं वहाँ पे यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना देखेंगे, जो कि हमारी पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।